मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे लीगल रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंसेस फॉर द स्टार्टअप। ये हमारे स्टार्टअप कोर्स का 7वां पार्ट है। इससे पहले हमने बिजनेस आइडिया के बारे में देखा, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के बारे में देखा, बिजनेस आइडिया को कैसे सोचते हैं और उसका क्या फ्रेमवर्क है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब इसके बाद हम देखेंगे अपना को फाउंडर एग्रीमेंट देखेंगे, या कहते हैं टोटल टैक्स रजिस्ट्रेशन की तरफ से देखेंगे, या कहते हैं आपका कहते हैं पेटेंट लॉ, ट्रेडमार्क, वो सारी चीज़ें आगे से हम समझेंगे। अभी हम लोग ऐसे एंटरप्रेन्योर, ऐसे स्टार्टअप, आप किस तरीके से अपने लीगल फ्रेमवर्क कर सकते हैं, लीगल कंप्लायंसेस आपके क्या होंगे, मीन्स आप अपने जो टैक्स ऑडिटिंग रहेंगी, मीन्स अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, अपने सीए के थ्रू जब ऑडिट करवाते हैं वो किस तरीके से करवाना है, या कहते हैं आपके जो टैक्स आप भरते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न हो गए, वो सारे चीज़ हम कंप्लायंसेस के अंदर देखेंगे। बेसिकली आप ऐसे इंटरप्रेन्योर, आपको ऑलराउंडर वर्क करना पड़ता है। मीन्स आप ये सोचते हैं कि मेरा जो लीगल रजिस्ट्रेशन और लीगल कंप्लायंसेस है, मेरा सीए या लीगल एडवाइजर तो देख ही रहा है, तो मुझे देखने की क्या ज़रूरत है। पर आप ऐसे बिजनेस पर्सन, आपको ये जानने की ज़रूरत रहती है कि आप मार्केट में कितने हैं, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। मीन्स अगर टाइमली कंप्लायंसेस आपके जा रहे हैं कि नहीं, हर साल आपके जो इनकम टैक्स रिटर्न हो रहे हैं कि नहीं, आप उस तरह के जीएसटी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपका पेमेंट जा रहा है कि नहीं, आपकी टाइमली ऑडिट हो रही है कि नहीं, आपके बैलेंस शीट जो आपको प्रोवाइड कर रही है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना मेंटेन रह रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको ऐसे इंटरप्रेन्योर पता होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ सेक्टर है, कुछ सेक्टर अप्रूवल रहते हैं जो हमें समझने पड़ेंगे हमारे लीगल कंसिडरेशन के हिसाब से। जैसे अपना पहले आप क्या करते हैं, सेक्टर अप्रूवल लेते हैं। दूसरा क्या, अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं। तीसरा क्या, को फाउंडर एग्रीमेंट आपका इसमें रहता है। और फिर उसके बाद अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन आप देखते हैं, आईपीआर प्रोजेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मीन्स जिसमें आपका ट्रेडमार्क आता है, पेटेंट लॉ आता है, वो चीज़ आप उसमें देखते हैं। और स्टार्टअप इंडिया के थ्रू आप किस तरह के रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, या एलएलपी करवा रहे हैं, या प्राइवेट लिमिटेड करवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहते हैं, इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग का मेन फोकस ये रहेगा कि आप अपने कंपनी को किस तरीके से रजिस्टर करवाएं। बेसिकली जब सेक्टर अप्रूवल मैंने आपको बताया, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूं, जैसे किसी सेक्टर का आपको अप्रूव लेना पड़ता है। जैसे आप फूड इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं तो आपको फसाई का अप्रूवल लेना पड़ता है कि मैं फूड इंडस्ट्री में ओपन करना चाहता हूँ, वो लाइसेंस प्रोवाइड करता है। उसी तरह आप टैक्स रजिस्ट्रेशन जैसे आप करते हैं, अपना जीएसटी हो गया, कहते हैं आपका इनकम टैक्स रिटर्न हो गए, या कहते हैं इन होल्डिंग डॉक्यूमेंट हो गए, वो सारी चीज़ें आपको करवानी पड़ती है। या आईपीआर के हिसाब से देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसे आप सेव करने के लिए आपको अपना पेटेंट लॉ लेना पड़ता है। मीन्स आपको कितने, मान लीजिए आपकी कंपनी दूसरे नाम से चल रही है, तो आप जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाएंगे तो वो चेक करेगा कि उस नाम की कोई कंपनी है कि नहीं, फिर उसके बाद आपको नाम अप्रूव करवाएगा। या आपका ट्रेडमार्क जो है, ट्रेडमार्क को आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि हाँ ये ट्रेडमार्क मेरा है और किसी कंपनी का नहीं है। तो आप जब रजिस्टर करवाते हैं तो टोटल काम होता है। या को फाउंडर ड्राफ्ट होता है, को फाउंडर एग्रीमेंट में आप मेंटेन करते हैं कि मेरा पार्टनर है और हम हैं, तो इसका 40% होगा या 60% होगा, या 50% होगा या 50% होगा। आप इसमें डिवाइड करते हैं, एक टोटल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं अपने और अपने पार्टनर के बीच में। तो वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं। अब हमारे कितने बिजनेस एंटाइटल के बारे में देख लें कि कितने तरीके के होती हैं, अपने बिजनेस को किस तरीके से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये 5 तरीके से होती हैं। पहला होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तीसरा होता है प्राइवेट लिमिटेड इक्विटी, चौथा होता है आपका पार्टनरशिप फर्म, पांचवा होता है 1% कंपनी। अगर हम वो सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो इसमें बेसिकली एक सिंगल ऑनर ही होता है जो कि अपना ऑनरशिप खुद संभालता है, अपना मैनेजमेंट भी खुद संभालता है। मीन्स जो प्रॉफिट एंड लॉसेज जो हो रहे हैं उसको खुद ही हो रहे हैं। मीन्स वो ऐसे कंपनी वर्क कर रहा है। मीन्स कुछ भी लॉसेज हुए तो आपके ही नाम पे आएंगे, कुछ प्रॉफिट भी हुए तो आपके ही नाम पे आएंगे। और इसमें जो रहती है कंप्लाइंसेज में, जो ऑडिटिंग की कॉस्ट रहती है, या कहते हैं आपके टैक्स बेनिफिट रहते हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न होते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, ये इनको थोड़े से कम पड़ते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट एंड एलएलपी। बेसिकली आपको जो ऑडिटिंग करवानी पड़ती है, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे ऑडिटिंग करवाएं, सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप में उतनी कंपलसरी नहीं रहती है, तो ये आपको थोड़ा अच्छा पड़ता है। पर इसमें एक डिसएडवांटेज है, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। मीन्स आप ऐसे कंपनी चालू कर रहे हैं, अगर आपने बैंक से कुछ लोन लिया, मान लीजिए आप 10 लाख आपने लोन लिया है बैंक से, आप उसे कितने वापस नहीं कर पा रहे हैं, आप बैंक क्या करेगा, आपको जो पर्सनल एसेट है उसे अटैच करेगा अपने लोन को रिकवर करने के लिए। मीन्स आपके और की कंपनी की दोनों की एसेट और लायबिलिटी सेम हो जाती है। मीन्स आप वो लोन को रिकवर करने के लिए बैंक आपका पर्सनल एसेट टच कर सकता है। हमारा इसमें दूसरा आता है पार्टनरशिप फर्म। बेसिकली इसमें 2 या 2 से अधिक पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें कहते हैं सेम टू सेम आपकी और आपके कंपनी की आइडेंटिटी सेम रहती है। मीन्स आप अलग नहीं होते हैं, दोनों के जो जीएसटी नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, वो सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेंगे।
और इसमें भी कंप्लाइंसेस जो हैं वो कितने एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से कम ही आपके लगेंगे, कोई अधिक लगेगा नहीं। आपको जिस हिसाब से ऑडिटिंग करवानी हो या कितने टैक्स कंप्लाइंसेस तो भरने हो, लीगल रजिस्ट्रेशन करवाना हो, इसमें कम रहते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पर इसमें भी सेम डिसएडवांटेज है। क्या? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स आप और आपकी कंपनी का जो एसेट एंड लाइबिलिटी रहता है वो सेम रहता है। अगर आपने कुछ डिफॉल्ट किया पेमेंट में तो बैंक जो है आपका पर्सनल एसेट को अटैच करेगा और कंपनी का भी जो एसेट है उसको भी अटैच करेगा। मीन्स दोनों का डिफरेंट नहीं रहता है। इसकी वजह से आप इसमें बहुत लॉसेज भी झेल कर सकते हैं। इसी डिसएडवांटेज को कम करने के लिए हमारा आया 1% कंपनी। 1% कंपनी बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप का ही एक ग्रुप है। इसमें बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक पार्ट है जिसमें कि आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी का जो ऑप्शन था, जिसमें कि आपका और आपका कंपनी का दोनों का आइडेंटिटी चेंज कर दिया गया। मीन्स आप एक कंपनी अलग रहेगी, उसका पैन कार्ड नंबर, आधार वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों अलग रहेगा और आपका पैन कार्ड नंबर अपना अलग रहेगा। मीन्स आपकी लाइबिलिटी और एसेट आपकी रहेगी, आपके कंपनी की लाइबिलिटी और एसेट अलग कंपनी की रहेगी। आपने अगर आपके कंपनी ने कुछ लोन लिया है हमारे लिए 10 लाख रुपए का और आपके पास कितने, तो कंपनी का जो एसेट रहेगा केवल उसका ही एसेट अटैच किया जाएगा। आपका जो पर्सनल एसेट रहेगा वो नहीं अटैच किया जाएगा। केवल आपका जो कैपिटल आपने इन्वॉल्व किया है, इन्वेस्ट किया है, वही कंपनी ले सकती है, बैंक अटैच कर सकता है। तो इतनी सारी सुविधा 1% कंपनी में आपको मिली। फिर इसी को देखते हुए पार्टनरशिप फर्म की जगह आपका क्या, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सेम कहते हैं आपको परफॉर्म मिला, आपको लिमिटेड लायबिलिटी मिली। मीन्स आपकी पर्सनल एसेट को कोई टच नहीं कर सकता, बैंक और कंपनी के एसेट को टच कर सकता है और आपकी कंपनी और आपकी आइडेंटिटी दोनों अलग कर दी गई। पर इसमें एक चीज़ था, आपके ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों आदमी सेम ही थे। अब इसको अलग करने के लिए हमें क्या किया गया कि जो हमारे शेयर होल्डर अलग रहेंगे, हमारे जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो दोनों अलग रहेंगे। तो इसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया गया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो ऑनरशिप है कहते हैं वो जो होते हैं वो शेयर होल्डर रहते हैं और जो मैनेजमेंट रहता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से काम करते हैं। मीन्स जो मैनेजमेंट की टीम रहती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इन्वॉल्व रहती है और हमारे जो ऑनरशिप रहते हैं और वो कितने कंपनी की जो फंडिंग का है वो चीज़ संभालते हैं। मीन्स अगर आप फंडिंग और मैनेजमेंट, बिजनेस को चलाना और फंडिंग करना दोनों अलग पार्ट हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ फायदा आपको क्या मिलता है कि आपको जो लार्ज इन्वेस्टमेंट आते हैं, जो मान लीजिए कितने जो बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट है, प्राइवेट इक्विटी है, एंजल इन्वेस्टर है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उसमें कितने जो बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं और जो कहते हैं आपका टैक्स बेनिफिट से लेकर आपके कहते हैं स्टार्टअप इंडिया के पॉलिसी के हिसाब से बेनिफिट से लेकर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अधिक मिलते हैं एज कम्पेयर टू एलएलपी या कहते हैं पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम एक तरह से डिसाइड करेंगे हमें किस कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए क्योंकि सबके मन में ये सवाल रहता है। तो हमारे जो शुरू के 3 हैं उसे आप छोड़ दीजिए। जो हमारे 2 बचे एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसे हम लेकर चलते हैं क्योंकि इस मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको यहाँ पे ही मिलते हैं और आपकी कंपनी और आपकी दोनों तो आइडेंटिटी अलग रहती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी जो गवर्नमेंट के टैक्स बेनिफिट्स हैं या कहते हैं आपका जितने गवर्नमेंट को फायदा मीन्स आपको जितने फायदे मिल सकते हैं और हर चीज़ कहते हैं मतलब वेंचर कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें दोनों में रहती हैं। पर जहाँ पर फंडिंग की बात आए, जो ग्लोबल इन्वेस्टर रहते हैं वो ये देखते हैं कि मैं कहते हैं प्राइवेट इक्विटी में ही इन्वेस्ट करूँ क्योंकि वहाँ पे कहते हैं हर चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, आप एक्सपेंड कर सकते हैं मार्केट में, आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं प्राइवेट इक्विटी में। लिमिटेड लायबिलिटी में आपको लिमिटेड लायबिलिटी ही रह जाती है। तो ऐसे कहते हैं कंपनी आप जब स्टार्टअप चालू करना चाहें तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हिसाब से स्टार्ट करें क्योंकि आपको जो इन्वेस्टमेंट जो वेंचर कैपिटलिस्ट हो या ग्लोबल इन्वेस्टर हो वो कितने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे देखते हैं कि जो आपके कंपनी का ग्रोथ और फ्यूचर ग्रोथ बहुत अधिक है, उस हिसाब से वो स्केल अप कर लेते हैं। पर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक घाटा है। क्या प्रॉब्लम आपकी आती है इसमें? जो लीगल कंप्लाइंसेज आपके रहते हैं, जो आपका ऑडिटिंग पार्ट रहता है, आपका बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वो आपका अधिक हो जाता है। उसकी वजह से कहते हैं आपको जो टाइमली कंप्लाइंसेज रहते हैं मीन्स उसकी चार्जेस आपको अधिक देने पड़ते हैं। मान लीजिए ऐसे आप स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, पहला आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज के पे करना पड़ेगा, फिर आपको टाइमली कंप्लाइंसेस करवाना पड़ेगा। तो आप जब इनिशियल स्टेज में हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें आपको करवानी पड़े तो आपके लिए दिक्कत की बात होगी। तो आपको एक सलाह दूंगा, आप जब कंपनी स्टार्ट करें ऐसे आपका मान लीजिए पीओसी प्रोडक्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेवल पे हैं या कहते हैं आप अभी कहते हैं अपना प्रोडक्ट की ट्रायल कर रहे हैं, मीन मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कीजिए। मीन्स उसमें क्या रहेगा कि आप ऐसे कंपनी आप आगे बढ़ सकते हैं जब आप देखेंगे प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है, लोग उसे अटैच कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद अपना ट्रेडमार्क अटैच करवाना, अपना लोगो बनवाना है या कहते हैं आपका पेटेंट लेना है या अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना है हाई की उसमें आपको फंडिंग मिल जाए
तो आप पार्टनरशिप फर्म से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अटैच कीजिए। इससे आपको फायदा बहुत मिलेगा, आपका शुरू का कंप्लायंस भी बच जाएगा और आपको कितने पता भी चल जाएगा मेरे प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, और दूसरा आपको आखिरी में फंडिंग भी मिल जाएगा। जैसे आपने जोमेटो को देखा होगा, वो अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्विच कर रहा है अपने आईपीओ के आने से पहले। तो इसका